एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं जनरल साइंस को और एमपी कांस्टेबल का एक प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था सेशन को 1 फरवरी से और आज हम लोग 8th नंबर का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 7 पेपर्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और इस पेपर में जो है 15 क्वेश्चन आपसे साइंस के पूछे जाते हैं। तो यदि आप एमपीटेट ग्रेड 2 की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर साथ के साथ आप टीचिंग के लिए सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द एक्टिविटीज़ कंसिडर टू बी अनहेल्दी? किस गतिविधि को अस्वस्थ यहाँ पर माना जाता है? मेडिटेशन कोई अस्वस्थ गतिविधि हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, बैलेंस डाइट हो सकती है या फिर स्मोकिंग हो सकती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्मोकिंग जो है अनहेल्दी डाइट के अंदर यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? कौन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है? दैट मीन्स इंसुलेटर होगा, है ना। कौन विद्युत का कुचालक यहाँ पर होना चाहिए? सल्फर, सीसा, ह्यूमन बॉडी या फिर पानी, है ना। दैट मीन्स करंट फ्लोइंग वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो कौन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है? तो गंधक यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है। दैट मीन्स कि ये इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं कुचालक। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो सकता है। तो ए आंसर आपका करेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं चालक और कुचालक क्या होते हैं। चालक वे जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम के वायर हमने यूज़ किए हैं, ग्रेफाइट, पारा, मैग्नीन। ठीक है, अब ग्रेफाइट एक धातु नहीं है लेकिन फिर भी ये बिजली का सुचालक होता है क्योंकि इसमें डेलोक्लाइज जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने में मदद करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वे सामग्री होती है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए वे बिजली का संचालन नहीं करते हैं, इसीलिए इंसुलेटर होते हैं। सल्फर, कपास, वायु, कागज, चीनी, मिट्टी, अभ्रक, बेकेलाइट, पॉलीथीन, है ना। सल्फर गंधक जो आपको ऑप्शन में दिया गया था ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर है जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो वाइब्रेशन होते हैं, है ना, अर्थक्वेक के, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एनीमोमीटर का, रिक्टर पैमाने का, पॉलीग्राफ का या सिज्मोग्राफ का। तो जब हमें कंपन रिकॉर्ड करना है ना, तो हम सिज्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और कितनी तीव्रता से आया इसको चेक करने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सो अभी हम लोगों को कंपन चेक करना है तो कंपन को चेक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिज्मोग्राफ का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कंपन किस प्रकार का है वो यहाँ पर बनेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान की वह शाखा जिसका प्रयोग स्तन कैंसर के परीक्षण में यहाँ पर किया जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए मैमोग्राफी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या मॉर्फोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। क्या आंसर करेक्ट होगा? देखो ये एक डिवाइस है, ये मैमोग्राफी यहाँ पर कहलाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है तो इस डिवाइस के थ्रू यहाँ पर चेक किया जाता है। बेसिकली इसमें 2 प्लेट्स होती है, इस प्लेट्स के आधार पर पता चलता है। ठीक है, तो मैमोग्राफी आपका करेक्ट आंसर हो गया। माइकोलॉजी जो हमारी फंगी होती है उसको यहाँ पर चेक करती है। दैट मीन्स उसका पूरा स्टडी जो होता है फंगस का वो पूरा माइकोलॉजी के अंदर आता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, जिसे बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह इनका पूरा अध्ययन जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाता है। मॉर्फोलॉजी शब्दों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये चारों स्टडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। कौन वो 2 चीज़ें हैं, कौन वो 2 प्रकार के पदार्थ हैं जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों के द्वारा खेत में डाले जाते हैं? खेत में कौन से 2 पदार्थ डाले जाते हैं? पौधे अपशिष्ट और फसल अवशेष, खाद और उर्वरक, पशु और पौधों का कचरा, डीडीटी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसको डाला जाएगा, है ना? मिट्टी के अंदर जो पौधों की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को यहाँ पर बढ़ाएगा। खाद और उर्वरक को डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम लोग यहाँ पर डालते हैं। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सोइल, या फिर टीलिंग की जो प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग, कटिंग, प्लॉइंग यानी कि जुताई, या फिर विनोइंग सूपी यहाँ पर कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो खेत में फसल उगाने से पहले मिट्टी को ढीला किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर हल चलाए जाते हैं, उसकी जुताई यहाँ पर करी जाती है ताकि बीजों को आसानी से बोया जा सके, या उसमें कोई खाद वगैरह डाला जा रहा है तो वो मिट्टी में बहुत आसानी से डाल सके, मिट्टी में आसानी से वो घुल पाए। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। 7 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है,
नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताना है कि ये चित्र किसका है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है। ये टेरिफाइटा में आता है, अनावृत बीजी में आता है, थैलोफाइटा के अंदर आता है, या फिर ये बायोफाइटा के अंदर आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये टेरोफाइटा है। अब टेरोफाइटा कैसे है आप इसको देख सकते हैं, ये इस कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि इसकी कुछ खास विशेषताएं होती है। अब इसमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, बीजाणुओं के माध्यम से होती है। इसमें ना कोई फूल होता है, ना कोई फल होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डायरेक्टली क्या होते हैं, इसमें बीजाणु यहाँ पर होते हैं, बीज यहाँ पर होते हैं, है ना। तो टेरिफाइडा फूल और बीज का उत्पादन नहीं करते हैं, इसमें केवल बीजाणु होते हैं जो धरती पर गिरकर वापस से नए पौधों को यहाँ पर जन्म दे देते हैं। इसको क्रिप्टोगैमिक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं फर्न या जो मांसल पौधे हैं, या फिर जो एजोला है, वो सबके सबके इसका एग्जाम्पल है, टेरिफाइटा का ही यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेगा, ठीक है, ऐसा कोई पदार्थ जिसका मिनिमम टेम्परेचर ये हो गया तो वो आग पकड़ लेगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर इग्निशन टेम्परेचर, प्रज्वलन ताप यहाँ पर कहलाएगा। देखो, न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ लेता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, जैसे पानी का अपना बिंदु है, ठीक है, ऐसे ही अपने अलग अलग पदार्थों का अपना अपना एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज लार्ज एट एंड स्मॉलर एट, मतलब ग्रेविटी के बारे में बात की गई है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है या फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो कहाँ पर कितना होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो कहाँ पर कितना होगा, जी बड़ा कहाँ पर होगा, है ना, और आंसर में जैसे ये लिखी दिया है छोटा कहाँ पर होगा। भूमध्य रेखा पर अगर हम लोग देखें ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जी जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, तो पोल पर ये मैक्सिमम होता है। जैसे इस डायग्राम में ही देख लो आप, है ना, यहाँ पर वेट जो है अगर किसी भी व्यक्ति को नॉर्थ पोल पर या नॉर्मली पोल पर भी लेकर जाए, नॉर्थ साउथ पोल पर, और उसका वेट कैलकुलेट करें तो वहाँ पर मैक्सिमम वेट मिलेगा। लेकिन अगर भूमध्य रेखा इक्वेटर पर लेकर आए तो उसका वेट जो है यहाँ पर मिनिमम प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलपीजी में मुख्य घटक क्या पाया जाता है, प्रोपेन, एथेन, मैथेन या फिर ब्यूटेन। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है C4H10 ब्यूटेन यहाँ पर होता है। एलपीजी किस किस से मिलकर बनी होती है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुख्य घटक क्या है इसमें, ब्यूटेन है। और किस किस से मिलकर बनी होती है, प्रोपेन से मिलकर बनी होती है C3H8, ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है C4H10, और आइसोब्यूटेन का ये मिक्सचर होता है। बेसिकली एलपीजी के अंदर प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें मेन रोल किसका रहता है, ब्यूटेन का यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ प्रिजर्वेटिव, इसमें से कौन सेकेंड क्लास का प्रिजर्वेटिव नहीं है। देखो, दो क्लास होती है प्रिजर्वेटिव यानी कि खाद्य परिरक्षक की। सबसे पहले क्लास वन जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल कौन से, जैसे कि आप अचार बनाते हैं, ठीक है, केरी का अचार, आम का अचार आपने बनाया है तो उसमें आपने देखा होगा वो लंबे समय तक चले, उसके लिए आप उसमें नमक डालते हैं, है ना। जैसे अलग अलग पदार्थ होते हैं जैसे जो नेचुरल होते हैं, जैसे नमक डाला, शक्कर डाली, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव जो नेचुरल होते हैं क्लास 1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव जो मैन मेड होते हैं, दैट मीन्स कि बनाए गए हैं अलग से, वो क्लास 2 के अंदर आ जाएंगे। हमसे पूछा है कि क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में कौन नहीं आएगा, है ना। तो सिंथेटिक विनेगर इसका हिस्सा नहीं है, मतलब ये प्रिजर्वेटिव कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी ये तीनों के तीनों जो है हमारे क्लास 2 प्रिजर्वेटिव हैं। ठीक है, दो वर्ग इसके होते हैं। वर्ग 1 में परिरक्षकों में नमक, चीनी और वनस्पति तेल शामिल है। और वर्ग 2 में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फेट जैसे जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो कौन सा इसके अंदर नहीं आएगा, सिंथेटिक विनेगर जो है इस कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बेरी एक विकार है जो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। सो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। कुपोषण का शिकार इसमें व्यक्ति यहाँ पर हो जाता है, स्किन रिलेटेड डिजीज यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण विकसित जीव है जो स्यूडोपोडिया की विशेषताओं के साथ स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है। स्यूडोपोडिया किस में पाया जाता है, या फिर हिंदी में बोले तो पक्षाप किसके अंदर पाए जाते हैं, शैवाल, अमीबा, स्ट्रेटोकोकस या फिर मच्छर के अंदर। तो हमने अमीबा का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर था उसमें भी अमीबा का स्ट्रक्चर पूछा गया था कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अनिश्चित यहाँ पर होता है। स्यूडोपोडिक इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो अमीबा है
इसमें ये जो फिंगर जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है उंगलियों समान, ये चेंज होती रहती है जो इसको आगे बढ़ने में या चलने में मदद करती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। WWTP मतलब जो भी वेस्ट वाटर यहाँ पर आ रहा है उसको आप यहाँ पर प्योरीफाई करना चाहते हैं, उसका रीयूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहला पानी के ग्रेट और रेत हटाने वाले टैंक के माध्यम से पारित किया जाता है, ये दूसरी स्टेप है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बनी जो शालकाएं हैं उनसे गुजरना पड़ता है, सही बात है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग और ढलान वाला है, तो ये इसकी तीसरी स्टेप होती है, तो ये भी आंसर गलत है। हवा पानी के माध्यम से पंप की जाती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या है, केवल ऑप्शन नंबर 2 है कि सबसे पहले पानी को कहाँ से गुजारा जाता है, जो बड़ी बड़ी छड़ें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ यहाँ पर हो रहा है ना, तो अब वो जो बचा हुआ पानी है या जो वेस्ट वाटर है, तो सबसे पहले इन छड़ों से इस पानी को यहाँ पर गुजारा जाता है, तो इसमें जितना भी कचरा वगैरह है तो वो सारा यहीं पर अटक जाएगा और सिर्फ पानी जो है अंदर की साइड जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होती है इसकी प्रोसेस। तो एक बार आप चाहें तो इस डायग्राम को देख लो, फिर हम लोग इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। हमारे घर हो गए, ऑफिस इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो यहाँ से जितना भी वेस्ट वाटर जाता है ये बार स्क्रीन से गुजरता है, ये लंबी लंबी आपको छड़ें दिख रही है, तो ये जितना भी पत्तियाँ, पौधे, बॉटल वगैरह, कचरा, प्लास्टिक जो भी जा रहा था वो सारा कचरा यहीं रुक जाएगा। इसके बाद सिर्फ पानी और जो जिसमें हल्का बारीक छोटा कचरा जो होता है, रेत, धूल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आगे जो है ग्रिड टैंक तक आती है। ठीक है, अब ग्रिड टैंक में क्या होता है, जो मोटे कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, बहुत समय तक इसके अंदर रखा जाता है, और फिर यहाँ पर जो पानी है इसको फिर आगे भेजा जाता है सेटिंग टैंक के अंदर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थ्योरी फॉर्म में पढ़ा देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होती है। सबसे पहले जो भी कचरा है, बड़ा बड़ा कचरा है, उसको यहाँ पर जो है बार स्क्रीन से गुजारा जाता है, तो बार स्क्रीन में जो है ये सारा अपशिष्ट यहीं रुक जाएगा। बड़े आकार के अपशिष्ट को हटाने के बाद पानी आगे ग्रिड और रेत हटाने वाले टैंक के अंदर जाता है ना, जिसमें क्या होगा, रेत कंकड़ और बड़े कंकड़ वगैरह जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक निस्यंदन वाली प्रोसेस। इसके बाद पानी को बड़े आकार के टैंक में डाला जाता है, जिनके बीच में क्या होती है, ढलान यहाँ पर होती है। इसमें जमे मल जैसे ठोस पदार्थ को खुरशनी से अलग कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कीचड़ वगैरह जो है उसको यहाँ पर अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्कीमर के द्वारा, स्कीमर यहाँ पर क्या करता है, तेल और ग्रीस जैसा जो ऑयली है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है ना, तैरने वाले जितने भी ठोस पदार्थ हैं उन सबको यहाँ पर हटा दिया जाता है। अब यह पानी साफ पानी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बड़ा अपशिष्ट हट गया है, रेत, धूल, मिट्टी, जितने भी कण थे, है ना, वो सारे हटा दिए गए हैं। तेल और ग्रीस जैसा अगर कोई भी ठोस पदार्थ था तो वो स्कीमर में जाकर हट गया। अब ये पानी क्या है, थोड़ा क्लीन यहाँ पर हो चुका है, प्योरीफाई नहीं बोल सकते, साफ यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। अब जो कीचड़ था उसको अलग टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसे एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से विघटित किया जाता है। ये बैक्टीरिया करते हैं क्या करते हैं, इस कीचड़ को यहाँ पर विघटित करने का, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करेंगे, जिसका उत्पादन हम लोग बायोगैस वगैरह के रूप में या बिजली उत्पादन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका पानी बचा हुआ था उसमें क्या करा जाता है, साफ हवा डाली जाती है, जो एरोबिक बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पर बनेंगे। अब ये बैक्टीरिया उस पानी में जितने भी छोटे छोटे अवांछित अपशिष्ट हैं उसको खा जाएंगे, है ना, उसको ख़त्म कर देंगे। फिर निलंबित रोगाणु टैंक के तल पर बस जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, जितने भी रोगाणु हैं वो टैंक की तली में चले जाएंगे, और यह कई घंटों के बाद सक्रिय कीचड़ यहाँ पर बन जाएगा। और इन टैंकों के ऊपर से अब जो है यहाँ पर पानी पानी बच गया, क्योंकि कण या बैक्टीरिया जितने भी थे वो कहाँ बैठ गए, तली के अंदर बैठ गए। ठीक है, तो इनके ऊपर से पानी निकाला जाता है, ऐसे करके हम लोग पानी निकाल लेंगे, और इसमें जो कीचड़ बचा हुआ है इसमें 97% यहाँ पर पानी होता है। इन पानी को मशीनों या रेत सुखाने वाली जितनी भी चीज़ें होती है उनके द्वारा हटा दिया जाता है। सूखे कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जो बदले में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस कर देता है, मतलब मिट्टी को वापस से वो पोषक तत्व वगैरह मिल जाते हैं। उपचारित जल को समुद्र या नदी में भूजल के लिए छोड़ दिया जाता है, कभी कभी इसका क्लोरीनेशन भी किया जाता है, क्लोरीन या फिर ओजोन गैस के द्वारा इसको प्योरीफाई भी कर दिया जाता है। इस प्रकार पूरा जो अपशिष्ट जल है उसका उपचार यहाँ पर किया जाता है, तो उसको बोला जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमसे पूछा था पहली स्टेप क्या होगी,
तो पहली स्टेप में उसको बार स्क्रीन से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी छड़ें होती है उससे यहाँ पर गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम की संयोजकता कितनी होती है? बेरियम की संयोजकता यहाँ पर होती है 2। कल भी हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खो सकता है, ठीक है। तो बेरियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 2। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, तो ये आज के सेशन के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद की जो आपकी अगली क्लास होगी वो दिन में 2 बजे होगी, उसे आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग वहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके आप आपके डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।